हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका इस आईसीटी की सीरीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस, ई शासन। ये भी एएमओ और पीएससी दोनों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर रहनी चाहिए कि एएमओ और पीएससी दोनों का सिलेबस सेम है। एएमओ के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एक्स्ट्रा में एडेड है, जिसकी हम अलग से क्लास करेंगे। ओके, वो कंप्यूटर की क्लास पीएससी के प्री में नहीं है, पर पेपर 3 के मेंस में इंक्लूडेड है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पीएससी और एएमओ दोनों की सेम क्लासेस है, बस एक ये जो टॉपिक है वो पीएससी के मेंस में कवर है। तो आप दोनों के हिसाब से ये वाला वीडियो कवर कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ई गवर्नेंस, ई शासन। ठीक है, ई गवर्नेंस है क्या, कहां से आया, कैसे आया, कौन कौन सी इसमें पोर्टल्स चल रहे हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस की, ई शासन की। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, देखिए सबसे पहला कंफ्यूजन दिमाग में क्या आता है, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दो शब्द हैं, सरकार और शासन दो शब्द हैं जो हमें समझना पड़ेगा, जो कंफ्यूज करते हैं कि गवर्नमेंट क्या चीज है, गवर्नेंस क्या चीज है। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नमेंट का मतलब है जो नीतियों को बनाने का काम करता है। सरकार का क्या काम है, नीतियों को बनाना। ठीक है, जैसे उसने आईटी नीति बनाई, या नीति आयोग है वो क्या कर रहा है, नीतियां बनाने का काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, सरकार के लिए कर रहा है। तो जो नीतियां बनाने का काम हो रहा है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम हो रहा है, वो काम कौन करेगा, सरकार। ठीक है, और नीतियां जो बन गई उनको जो लागू कराने का काम है वो क्या कहलाएगा, गवर्नेंस। लाइक कोई भी एक नीति बनी, मान लीजिए एक कानून बना कि अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो आप पर 500 रुपए का चालान होगा। ये एक कानून बन गया। ओके, लेकिन अब क्या वहां से मंत्रालय उठ के आएगा क्या पूरा इस चीज को लागू कराने के लिए? नहीं, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अधिकारी नियुक्त कर दिए। एक मंत्रालय नियुक्त कर दिया है, उस मंत्रालय के अंदर बहुत सारे अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, अधिकारियों के अंदर बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं, जो मिलकर इस कानून को लागू करवाने का काम करेंगे। तो जो काम लागू करवाया जा रहा है वो कहलाएगा शासन करना। एक चीज हुई नीति बनाना, एक चीज हुई नीति को लागू करवाना। तो जो नीति को बनाने का काम कर रहा है वो क्या कहलाएगी, आपकी सरकार। और जो नीतियों को लागू करने का काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका गवर्नेंस। अब इन दोनों चीजों को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ले आए, यदि हम ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने लगे तो इसी को हम कहने लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, तो एक मंत्री दूसरे मंत्री से, या जो संसद थी उसमें भी कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, क्या नीति बनाने का काम नहीं हुआ? क्या कोरोना काल में नीतियां बनाने का काम नहीं हुआ? हुआ। कैसे हुआ? ऑनलाइन कॉलिंग से। आपने एक ऐप बना दिया तो, या कोई एक पोर्टल बना दिया, किसी भी प्रकार का पोर्टल बना दिया, आपने घर पे वेबकैम लगाया, वेबकैम से एक मंत्री दूसरे मंत्री से कनेक्टेड है, एक विधायक दूसरे विधायक से कनेक्टेड है, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से कनेक्टेड है, सब आपस में बात कर रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके नीतियां बनाई जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। क्लियर? अब वो नीतियां बन गई, उस नीति को किसको उपलब्ध कराना है, हमें लोगों को उपलब्ध कराना है, या बिजनेसमैन को उपलब्ध कराना है, किसी को भी उपलब्ध कराना है। यानी कि जो नीति बन गई उसको लागू कराने का काम भी यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है तो वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। नीतियों को लागू करने के लिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेंगे, यदि हम कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस। क्लियर है? आई होप ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस
शब्द समझ में आया होगा आपको, सरकार का क्या मतलब है और शासन का क्या मतलब है, ई गवर्नमेंट का क्या मतलब है और ई गवर्नेंस का क्या मतलब है। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ये ई गवर्नेंस शब्द आया कहां से है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 2015 में मोदी सरकार ने नीति आयोग की मदद से एक पॉलिसी बनाई थी, डिजिटल इंडिया 2015 में आया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि सरकार से संबंधित जितने भी काम हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का क्या मतलब है, छाता प्रोग्राम, छाता कार्यक्रम। क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब छाता को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसे ताने निकली रहती हैं। कहने का मतलब है डिजिटल इंडिया ऊपर बैठा हुआ है और उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं और हर एक विभाग में उसकी शाखाएं मौजूद हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, हर विभाग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब कुछ ना कुछ काम होने लगा है। और ये सारा का सारा प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसलिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को क्या कहा गया है, अम्ब्रेला प्रोग्राम। ओके, अम्ब्रेला प्रोग्राम कहा गया है। अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अलग अलग, जैसे जनधन योजना हुआ, चाहे आधार कार्ड हुआ, या कोई भी मिशन मोड प्रोग्राम्स हुए, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स हुए, राजस्व विभाग हुआ, पुलिस विभाग, कोई भी विभाग ले लें, कोई भी प्रोग्राम ले लें, सर्व शिक्षा अभियान ले लें, हर चीज किसके अंतर्गत आएगी, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आएगी। इसलिए इसे क्या बोला मैंने, अम्ब्रेला प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। और ये सभी सरकारी, ये अभी नहीं सभी है, सभी सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप कहीं पर भी अगर देखें कि कोई भी सरकारी काम है, यदि उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने का काम किया गया है तो वो किसके अंतर्गत किया गया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब चालू हुआ, 2015 में। ठीक है, किस सरकार के अंतर्गत चालू हुआ, तो नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार के अंतर्गत यह चालू हुआ है। किस विभाग, किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पावर टू एम्पावर। किसी भी चीज को सशक्त बनाने के लिए उसे शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा है, मतलब जिसके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है और उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी और एक आगे चल के पुलिस ऑफिसर बन गया। तो जब पुलिस ऑफिसर बन गया तो उसके पास कुछ शक्तियां आई, जब उसके पास शक्तियां आई तो वो सशक्त बना। उसी तरीके से समझिए कि यदि हमें किसी भी विभाग को या किसी भी सरकार को सशक्त बनाना है तो उसे कोई ना कोई शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। और वो शक्ति इस जगह पर क्या है, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन की शक्ति देकर उस विभाग को हमको क्या करना है, एम्पावर करने का काम करना है, सशक्त बनाने का काम करना है। ये इसका स्टेटमेंट है कि पावर टू एम्पावर। डिजिटल इंडिया का जो मूल स्टेटमेंट है वो क्या है, पावर टू एम्पावर, शक्ति सशक्त बनाने के लिए। ओके, तो जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत 9 पिलर है। ठीक है, 9 स्तंभ बनाए गए हैं कि हमें इन चीजों पर काम करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब चालू हुआ भारत में, जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चालू हुआ तो उनको ये देखना पड़ेगी ना कि हमको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अगर चलाना है तो किस डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में काम करना है उस डायरेक्शन के लिए सरकार ने क्या किया, नीति जो बनाई उसमें 9 स्तंभ बनाए। उन 9 स्तंभों के ऊपर काम किया जा रहा है। पहला स्तंभ क्या है, ब्रॉडबैंड राजमार्ग, ब्रॉडबैंड हाईवे। तो ब्रॉडबैंड हाईवे क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवे का यह मतलब है कि अलग अलग जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए जाएं, अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए जाएं। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से क्या होगा, अलग अलग जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी टावरों के माध्यम से। तो 2 चीजें हैं, क्या, एक तो ऑप्टिकल फाइबर बिठाना,
हमारे पास इंटरनेट आता कैसे है? जैसे मान लीजिए अगर आपको गूगल से कोई चीज लेनी है, मतलब कोई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्वर है, उस सर्वर से हमारे पास तक कोई भी सूचना कैसे आती है, वहां से लेके हमारे घर तक एक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर जो इंटरनेट चलाए जाते थे जिसमें केबल लेके आती थी, जब वाईफाई नहीं थे केबल लेके आते थे घर पे, मॉडेम लगी होती थी, तो वो जो केबल लेके आते थे वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। तो उसी ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को उस ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के जाल को बिछाना क्या कहलाएगा? ब्रॉडबैंड हाईवे। तो ये हमको करना है किस नीति के अंतर्गत? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। इस ब्रॉडबैंड हाईवे नीति के अंतर्गत हमको क्या करना है कि सभी जगह, सभी गांवों में, क्योंकि शहरों में तो ये पहुंच चुके हैं लगभग अब, क्योंकि शहरों में वाईफाई चालू हो चुके हैं, लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज जैसे अभी गांव में जाएंगे तो वहां आपको वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो वहां ऐसी जगहों पर आपको ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क पहुंचाने, कैसे? टावरों के माध्यम से सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी? जब वहां पर टावर पहुंच जाएंगे तो मिल जाएगी। क्लियर है? तो ब्रॉडबैंड हाईवे कहां बिछाना है आपको? मेनली ग्रामीण इलाकों में। जहां शहरी इलाकों में पहुंच चुके हैं वह वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर बनाने हैं। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट लगवाना है, अगर आपको इंटरनेट लगवाना है तो आप किससे संपर्क करेंगे? सीधे अनिल अंबानी से संपर्क नहीं करेंगे। आप आपके एरिया का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा एक, उसके पास जाकर बोलेंगे भाई साहब हमको जियो का नेट लगवाना है, तो वो घर पे आएगा, आपको पहले थोड़े दिखा के जाएगा कि भाई 3 दिन देख लो ऐसे चलता है, फिर उसके बाद वो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा देगा। उनको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वही क्या है? आपके वर्चुअल नेटवर्क हैं। आप डायरेक्टली किनसे संपर्क कर रहे हो? उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों से बात कर रहे हो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जगह जगह पर ऐसे लोगों को पहुंचाना, ये भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट जन पहुंच कार्यक्रम। अब आपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा लेंगे, टावर पहुंचाएंगे, मोबाइल सबके पास पहुंच जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? सभी के पास इंटरनेट आराम से पहुंचा सकते हैं इंटरनेट जन पहुंच कार्यक्रम से। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है आपका ई गवर्नेंस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ई गवर्नेंस एक्चुअली में क्या है, तो ई गवर्नेंस जनरली एक पिलर है, एक स्तंभ है, जो किसके अंतर्गत आता है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक स्तंभ है ई गवर्नेंस, ई शासन। तो हमको क्या करना है? सभी एडमिनिस्ट्रेशन को किसमें कन्वर्ट करना है? डेमोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है? हमको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। ई क्रांति क्या है? जितनी भी सरकारी सूचनाएं हैं, जैसे आप आरटीआई लगा रहे हैं या पहले आपको कागजी कार्रवाई बहुत करनी पड़ती थी, तो सरकारी जितनी भी मिशन मोड परियोजनाएं हैं, क्या होती हैं अभी बात करेंगे हम, जितनी भी मिशन मोड परियोजनाएं या सरकारी कोई भी सूचनाएं हैं, उन सभी की जानकारी को प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपका ई क्रांति। ठीक है, इसको भी डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रखा गया है। सभी के लिए सूचना, सभी के लिए सूचना मतलब कोई आरटीआई या वेबसाइट। अब आप देखेंगे कि हर सरकारी मंत्रालय की या विभाग की एक वेबसाइट बन चुकी है। पहले ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा, लेकिन अब हर विभाग की, हर एक मंत्रालय की एक अलग से साइट बन गई है, जहां पर उस मंत्रालय से संबंधित आपको सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। तो यह भी किसके अंतर्गत किया गया है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर, के सभी के लिए सूचना, सभी को मालूम होना चाहिए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत किस प्रकार का काम चल रहा है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, शून्य आयात। हालांकि इसका जो टारगेट फिक्स किया गया था, वो टारगेट फिक्स किया गया था आपका 2020 तक हमको क्या करना है? 2020 तक शून्य आयात, नो इंपोर्ट, मतलब हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान कहां बनाए? हम अपने भारत में बनाए। कब तक? 2020 तक। लेकिन ये तो अभी कवर नहीं हो पाया है, अब 2022 आ गई है अब तो ये मुझे लग रहा है 2025 तक हो सकता है हो जाए या ना भी हो, जो भी है। लेकिन उन्होंने डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के अंदर क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माण हम भारत में करेंगे, नो इंपोर्ट तक। कब तक पहुंचेंगे? 2020 तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक निर्माण शून्य आयात किस वर्ष तक करने की किस वर्ष तक करने के लिए कहा गया था? तो 2020 तक करने के लिए कहा गया था, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज नहीं कर पाए हैं। ओके, तो जब भारत में हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉब्स भी होंगी। 1 करोड़ जॉब 2020 तक देने के लिए कहा गया था, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है शीघ्र उपज कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम से मतलब यह है जिस चीज में त्वरित सूचना पहुंचा दी जाए, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी के पास तक पहुंचानी है, उसके लिए अगर कोई प्रोग्राम चलाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? शीघ्र उपज कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए एक कोई है आदमी, वो घूम रहा है, एकदम से उसको सूचना मिली कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला है, तो इस सूचना को तुरंत पहुंचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम या इस प्रकार से कोई तकनीक डेवलप की गई है तो उसको कौन सा प्रोग्राम बोलेंगे? शीघ्र उपज कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमको क्या मालूम चला कि डिजिटल गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या होता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 9 स्तंभ कौन से हैं, और उसमें से जो एक स्तंभ है वो है आपका ई गवर्नेंस, जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। क्लियर? तो ई गवर्नेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं, मतलब आप किस प्रकार से किन किन को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, हमको सिर्फ ये देखना है कि कैसे कैसे हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो G2G ई गवर्नेंस, G2G ई गवर्नेंस मतलब है इसका गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस। मतलब अगर सरकार उपभोक्ता को, अगर सरकार उपभोक्ता को डायरेक्टली कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टू कस्टमर या G2C ई गवर्नेंस। ओके, G2G गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट के लिए कोई सुविधा प्रदान कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो तो उसको क्या बोलेंगे? G2G ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट अगर किसी व्यवसायी को कोई सुविधा प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B ई गवर्नेंस। G2E अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय, कर्मचारी को कोई सुविधा प्रदान कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की है तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ई गवर्नेंस, G2E गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं, G2C में बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको राजस्व विभाग से संबंधित कोई खसरा या खतौनी निकालनी है ऑनलाइन, तो आपको 10 रुपए की फीस देनी पड़ती है और ऑनलाइन निकल के आ जाता है। तो ये आपने, गवर्नमेंट ने कस्टमर को, गवर्नमेंट ने उपभोक्ता को क्या किया? सुविधा प्रदान की। लेकिन कैसी सुविधा प्रदान करी? ऑनलाइन सुविधा प्रदान करी। तो ये कैसा है? G2C। अब केंद्र सरकार को यदि राज्य सरकार पे नजर रखनी है तो उसके लिए उन्होंने एक ऐप बना दिया। उस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर नजर रखी हुई है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार हैं, दोनों के आपस में कोई आदान प्रदान चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो कैसा गवर्नेंस हो गया? G2G। ठीक है, आपको किसी बिजनेसमैन से कर लेना है, तो अगर आप बिजनेसमैन से कर ले रहे हो तो बिजनेसमैन से कर ले रहे हो, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में कोई ना कोई आदान प्रदान हो रहा है, G2B। ऐसे ही जैसे सैलरी आजकल ऑनलाइन आने लगी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। ठीक है, आपको ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग देनी है तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के साथ किस प्रकार संपर्क में है, उस प्रकार के संपर्क को क्या बोलेंगे? G2E ई गवर्नेंस। ठीक है, देखते हैं हम इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग पोर्टल बना दिए गए हैं। मेनली अब हमको क्या देखना है? इन सभी में जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, अलग अलग पोर्टल जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन पोर्टलों को हमको एक एक करके अब देखना है। ओके, देखते हैं अलग अलग पोर्टल। सबसे पहले हम देखते हैं G2G। ओके, सबसे पहले देखते हैं G2G। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को किस प्रकार के पोर्टल चलाने के लिए, गवर्नमेंट को किस प्रकार के पोर्टल चलाने के लिए हमने बनाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। ठीक है, तो NEGP, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस प्लान, ये क्या है?
इस योजना के तहत जितनी भी योजनाएं होंगी सरकार की, वो आपको नहीं, मतलब सरकार को उपलब्ध कराएगी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रगति ऐप, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये केंद्र सरकार, ये 3 टियर है। 3 टियर मतलब इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र के सचिव और राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो इससे जुड़े हुए होंगे। और इसमें किस चीज पे नजर रखी जाएगी, जैसे केंद्र सरकार ने कोई योजना चालू करी तो राज्य सरकार उसको किस प्रकार से समय पर इंप्लीमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसके लिए प्रगति ऐप बनाई गई है जो कि 3 टियर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या है फुल फॉर्म इसका? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। आप किस प्रकार से सक्रिय रूप से शासन कर रहे हैं और उसको समय पर क्रियान्वित कर पा रहे हैं, उसको देखने के लिए क्या किया गया है, प्रगति ऐप बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, खजाने परियोजना। ये कर्नाटक सरकार द्वारा चालू किया। ठीक है। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने ये खजाने प्रोजेक्ट में क्या किया है, जितने भी खसरा, खतौनी, ये सब राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी कागज थे, ठीक है, सॉरी वो भूमि परियोजना है। खजाने परियोजना में क्या है, जितने भी मंत्रालय हैं वो डायरेक्ट वित्त विभाग से कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी मंत्रालय हैं वो डायरेक्ट वित्त विभाग से कनेक्ट हो सकते हैं और वित्त विभाग में ये देख सकते हैं कि उनके मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का हूं, तो मैं इस ऐप पर, खजाने परियोजना के तहत खजाने ऐप पर जाकर यह देख सकता हूं कि वित्त विभाग ने मेरे मंत्रालय को कितना पैसा दिया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना पैसा दिया है, मुझे किस किस योजना पर कितना कितना पैसा खर्च करना है। तो यह सरकार और सरकार के बीच ही बात चल रही है, इसलिए किस प्रकार का गवर्नेंस है, G2G गवर्नेंस। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं G2B गवर्नेंस। गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में किस प्रकार का संपर्क है, उसको क्या बोलेंगे, G2B गवर्नेंस। तो इसमें जो पोर्टल चल रहा है वो है सरस कलेक्शन। आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, ठीक है, स्व सहायता समूह गांवों में चलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार से कुछ महिलाएं आपस में इकट्ठा होती हैं या कुछ लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं या कुछ कुछ अलग अलग चीजें बना लेते हैं। तो उन चीजों को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, किसके माध्यम से, सरस कलेक्शन। एक प्रदर्शनी बना दी गई है, उनकी जो स्व सहायता समूह है, अगर वो कोई चीज बनाते हैं तो वो सरस कलेक्शन में अपनी प्रदर्शनी के रूप में उस चीज को रख सकते हैं, जहां से सरकार उनको क्रय करके आगे उनका जो भी उपयोग करना है करेगी। तो सरकार और बिजनेसमैन के रूप बीच में ये बात हो रही है। बिजनेसमैन यहां पर कौन है, स्व सहायता समूह वाले, ठीक है, और यहां सरकार, दोनों के बीच में जो बात हुई किसके कारण हुई, सरस कलेक्शन। ठीक है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो ऐप है MC ऐप, तो 3.0 भी आ गया जिसमें AI का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके द्वारा क्या होता है, जितना भी जो कंपनियां चल रही हैं वो कंपनी एक्ट के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं कर रही, वो चीज देखने के लिए यह ऐप बनाई गई है MCA। आपको टैक्स कलेक्ट करना हो, बिल पेमेंट करना हो, फाइन लगाना हो, उन सब के लिए भी अलग अलग तरीके की एप्स काम कर रही हैं। क्या दिखा रहा है, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में, बिजनेस व्यापार के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे, G2B ई गवर्नेंस। ये सारा का सारा आप देखेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, ई गवर्नेंस हो रहा है, मतलब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि ये चीज ना हो, जैसे मान लीजिए मुझे अगर ये पता करना है कि मेरे विभाग को कितना पैसा आवंटित हुआ है वित्त विभाग के द्वारा, तो मैं जाऊंगा वहां पर आवेदन दूंगा तो वो मुझे एक कागज प्रोवाइड कराएंगे जिसमें लिखा होगा भाई साहब इस योजना में इतना, इस योजना में इतना। तो क्या ये ई गवर्नेंस है? नहीं, काम वही हो रहा है, लेकिन ये ई गवर्नेंस नहीं है। ई गवर्नेंस कब हुआ, आपने एक ऐप बनाया, उसमें सारी जानकारी डाली है, क्लिक किया, सारी जानकारी सामने, खजाने परियोजना, दिस इज ई गवर्नेंस। ओके। नेक्स्ट है आपका G2E,
ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है सरकार के द्वारा, किसको? अपने एम्प्लॉयज को। मान लीजिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है, यहां से सरकार ने किसी को नियुक्त किया है जो सामने कर्मचारी को अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ट्रेनिंग कैसी? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन यदि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है, ऑनलाइन सैलरी ट्रांसफर की जाती है। पहले क्या होता था? बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, एक आदमी आके बैठता था, वो आपको पैसे गिन के सैलरी देता। मान लीजिए आपकी सैलरी है एक टाइम 14,447 रुपए, ठीक है, तो 14,447 रुपए अगर आपकी सैलरी है और उसके पास खुले नहीं है, वो आपसे बोलेगा भाई साहब मुझे 63 रुपए खुले दो, तो मैं आपको 14,500 रुपए दे देता हूं। तो आप बोलोगे भाई साहब मेरे पास तो 63 रुपए है ही नहीं, तो वो आपको 14,400 रुपए दे देगा और 47 रुपए कहां चला जाएगा? उसकी जेब में। लेकिन अगर आपकी अब 14,447 रुपए सैलरी अगर है तो 14,447 रुपए ही आपके अकाउंट में आएगी। तो उससे हर बार 47 रुपए जो उसकी जेब में जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फायदे हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है? ई गवर्नेंस। ठीक है, एक और चीज चलती है, PIS चलती है, पुलिस में चलती है, पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है ये? पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें अगर कोई कर्मचारी है, उसके बारे में कोई भी जानकारी है कि उसको कितना कहां ट्रांसफर किया गया है, कितनी सैलरी है, वो सारी की सारी जानकारी सरकार किसमें उपलब्ध करा रही है? आपको PIS में। तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई संपर्क हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका G2E ई गवर्नेंस। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के ई गवर्नेंस देखे, G2G, G2B और G2E। एक लास्ट और है, कौन सा? G2C, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपने लोगों से ज्यादा संपर्क में रहना चाहती है। जितना ज्यादा वो लोगों से संपर्क में रहेगी उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम, क्योंकि सरकार को सरकार से उतना काम नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना ही सरकार को बिजनेसमैन से उतना काम पड़ेगा, ना ही सरकार को एम्प्लॉय से। सरकार को सबसे ज्यादा सरकार से काम क्यों? सरकार बनी किसके लिए है? जनता के लिए बनी है। तो जनता का ही काम करने के लिए सरकार बनी है। तो सबसे ज्यादा जो उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, सेवाएं प्रदान करनी है, किसको करनी है? जनता को करनी है। तो जनता के लिए बहुत सारी तरीके के पोर्टल बनाए गए हैं, जिसमें हम दोनों पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के भी और इंडिया के भी, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ज्ञानदूत परियोजना है, ज्ञानदूत परियोजना में क्या है? धार डिस्ट्रिक्ट MP में चालू हुई है। इसके माध्यम से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। एक ऐप बना दी गई है ज्ञानदूत, जिसके ऊपर आप सारी की सारी योजनाएं सरकार से संबंधित देख सकते हैं। कहां से चालू हुई है? धार MP से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है, मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी ज्यादा पूछी जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि ज्ञानदूत किस प्रकार का ई गवर्नेंस है। तो ये कैसा ई गवर्नेंस है? पहली बात तो G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, ओके, या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। तो G2C टाइप का है। कहां से चालू हुआ है? धार से चालू हुआ है। ओके, नेक्स्ट है लोकवाणी, ये उत्तर प्रदेश का है, इतना याद रखें, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये केरल में चालू हुआ है। देखिए क्या है ये? फ्रेंड्स का फुल फॉर्म है क्या? फास्ट रिलायबल इंटीग्रेटेड एंड नेटवर्क डिसबर्समेंट सिस्टम। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि किस प्रकार से, ये पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम है कि किस प्रकार से रिलायबल आप ऑनलाइन, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई, आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो तो आप जिसके पास जाएंगे, हो सकता है वो आपको कह दे कि दूसरे के पास जाइए, फिर बोल देगा कि तीसरे के पास जाइए। तो इस चीज का निराकरण करने के लिए केरल सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, फ्रेंड्स पोर्टल। उस फ्रेंड्स पोर्टल पे जाकर आप कंप्लेंट कीजिए, आपके लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिससे संबंधित होगा वो सीधे उसी के पास जाएगा, आपको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स किसने बनाया, इतना सब नहीं पूछेंगे आपसे, आपको सिर्फ क्या पता रखना है कि फ्रेंड्स पोर्टल कहां का है? केरल का है। लोकवाणी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। ज्ञानदूत कहां का है? धार का है। ई मित्र कहां का है? राजस्थान का। ये सारी की सारी सारे के सारे जो पोर्टल हैं, सबका एक ही काम है। आप तो इतना समझिए, ये सब छोड़िए, आप तो इतनी सी चीज समझिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जिसके बारे में हमने बात करी थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सारी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना।
तो अब सरकारी सेवाएं क्या हैं? आपको जानकारी उपलब्ध कराना, आपको बस पता होना चाहिए ना। जैसे आपने कोई भी आपका खसरा खतौनी है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो या तो आप ऑफिस में जाके पता कर लो या आप उसको ऑनलाइन पता कर लो। तो ऑफिस में जाकर अगर पता करेंगे तो वो ई शासन नहीं है, ई गवर्नेंस नहीं है। लेकिन वही जानकारी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलने लगेगी तो वो ई गवर्नेंस हो जाएगा। तो ये सारी जितनी भी ये योजनाएं हैं, इन सभी में क्या हो रहा है, सरकारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। बस आपको मालूम क्या करना है कि कौन सी योजना कौन से स्टेट ने चालू करी है। इसमें भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट स्लाइड पर आपको दिख रही है, इनके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ई सेवा कहां से चालू हुई है? आंध्र। अच्छा, एक चीज और, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है वो भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश जो है इस वक्त आज की डेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का अगर कोई उपयोग कर रहा है तो वो है आंध्र सरकार। ओके, बहुत सारी योजनाएं चलाई उसने। ई सेवा कार्ड योजना, कार्ड क्या है? कंप्यूटर एडेड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट। आप जब किसी जमीन की या किसी भी घर की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, खेत की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो आपको क्या होता है, सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, फिर ये कागज लगाओ, फिर वो कागज, कुछ नहीं करना। अब सारे के सारे कागज आपको इस ऐप पर मिलेंगे, वहीं आप उसको फिलअप कीजिए, खत्म करिए, सीधे रजिस्ट्रार के साइन कराने जाइए, आपका काम हो जाएगा। आपको बीच के किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी कौन ने किया है? आंध्र सरकार ने। कंप्यूटर एडेड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनने ऑनलाइन जारी कर दिया है। नीचे ई कॉप्स। ई कॉप्स मतलब इसमें आपको यह सूचना प्रदान कर दी जाएगी कि आपके बगल में, सबसे बगल में कौन सा पुलिस वाला मौजूद है। तो आपको तुरंत जैसे ही उसकी सूचना मिलेगी, आपको 100 डायल करने की जरूरत नहीं है, सीधे उस पुलिस वाले को फोन करो। आप जो आपके सबसे नजदीक है, आप उस पुलिस वाले को फोन करेंगे, वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। ई कॉप्स आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू करी है, नई योजना है, अच्छी योजना है। वो जीपीएस के द्वारा ट्रैक करती है सभी पुलिस वालों के कहां पर है, जो ड्यूटी पर होते हैं। मान लीजिए किसी का ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया तो वो ई कॉप्स पे बंद कर देगा। तो इस प्रकार से जानकारी मिल जाती है कि पास में, सबसे पास में कौन सा पुलिस वाला मौजूद है। क्योंकि जो 100 डायल होता है, 100 डायल का एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि जैसे ही आपने 100 डायल किया, 100 डायल करेंगे तो कंट्रोल रूम के पास जाएगा। कौन सा? जो पूरे स्टेट का कंट्रोल होगा। वो स्टेट का कंट्रोल उस थाने को बताएगा जिससे संबंधित वो है, क्या कहते हैं, क्राइम हुआ है जहां पर, उस संबंधित थाने को बताएगा। फिर वो थाना जो 100 डायल आपकी वो है गाड़ी, उसको बताएगा। फिर वो गाड़ी जाएगी उस लोकेशन तक। ई कॉप्स में क्या है, आपके पास लोकेशन आ जाएगी कि सबसे पास में कौन सा पुलिस वाला है, डायरेक्ट आप उसको कॉल करिए, आपका काम हो जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से समय बचाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट किसने चालू किया है? कर्नाटक सरकार ने। इसने क्या किया? जितने भी गांव हैं कर्नाटक सरकार में, जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों के जितने भी नक्शे हैं, मानचित्र हैं, खसरा है, खतौनी है, सभी चीज किस पे डाल दिए उनने? ऐप पे डाल दिए। अब आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? 10 रुपए का पेमेंट करिए, क्लिक दबाइए, आपके खसरे का पूरा डाटा आपके सामने होगा। नहीं तो अभी क्या करना पड़ता है? जाएं, आवेदन करें, आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद जहां पर रिकॉर्ड रखे हैं वहां रिकॉर्ड आएंगे, वो निकालेगा, फोटोकॉपी करेगा, फिर 4 दिन बाद आपको देगा, और उसमें भी हो सकता है वो आपसे पैसे मांग ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां क्या करना है? सारे के सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया है? ऑनलाइन। आप गए, आपने आपका नंबर डाला और आपका पूरा का पूरा डाटा आपके सामने। नेक्स्ट, कॉस्मोस। कॉस्मोस छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है। जो स्कूल है, स्कूल पर निगरानी रखने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या गतिविधियां चल रही हैं, उन सब पर नजर रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉस्मोस पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है। किसके लिए? स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर उनको क्या सिखाया जाएगा? कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो इसको क्या बोला है? हेड स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका स्वागत। ठीक है, ये गुजरात सरकार ने चालू किया है। ठीक है, अब ज्यादा इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। जैसे हेड स्टार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का है। कॉस्मोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का है। भूमि प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ कर्नाटक है जिसने ऐसा किया है। ठीक है, और कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र अकेला ऐसा है जिसने ऐसा किया है। फ्रेंड्स
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसबर्समेंट सिस्टम पहली बार बनाया गया है। ज्ञानदूत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी का है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताता जा रहा हूं। बाकी के जो लिखे हुए हैं उसका सिर्फ वो किस मायने में डिटेल में, किस मायने में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता करना है कि किस स्टेट के हैं। स्वागत कहां का है? गुजरात का है। पंजीयन कहां का है? ऑब्वियसली पंजीयन मतलब रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। ये किसने बनाया है? असम ने। एक लोकमित्र है वो हिमाचल ने। और वॉइस, वॉइस में क्या है? वॉइस भी एक अच्छी चीज है, तो वॉइस के बारे में भी पता कर लेते हैं कि वॉइस जो है आंध्र सरकार ने चालू किया है। आंध्र सरकार में नगर पालिका से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब काय पे मिल जाएगी? वॉइस पे मिल जाएगी। तो इन सभी में अगर आप देखें, इन सभी जितनी भी पोर्टल्स या एप्स के बारे में मैंने बात करी है, सभी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है या वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट कस्टमर को या कंज्यूमर को, गवर्नमेंट कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये किस प्रकार का गवर्नेंस हो गया? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप गवर्नमेंट टू कंज्यूमर गवर्नेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को लेकर किस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझना होगा हमको कि किस क्षेत्र में किस चीज को करके हम ई शासन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें आईटी नीति लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आईटी नीति नहीं होगी तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कंप्यूटर अगर आपको चलाना है तो उसमें आपको किस किस प्रकार का काम करना पड़ेगा, कौन कौन से काम आप नहीं कर सकते, इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मध्य प्रदेश ने अपनी पहली आईटी नीति बनाई थी 1990 में, और वर्तमान जो दूसरी है नीति वो कब बनाई थी? 2016 में। तो अभी हम किस प्रकार की, किस नीति पर काम कर रहे हैं? आईटी पॉलिसी 2016 पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत 6 मिशन मोड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब है जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई है कि इस डेट तक आपको ये काम खत्म करना है, और प्रायोरिटी में जो काम किए जा रहे हैं उनको क्या बोलता हूं मैं? मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो टोटल पूरे इंडिया में 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 6 कहां पर काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में। टोटल इंडिया में कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं? 31। स्टार्ट किया था तब कितने थे? 22 थे, लेकिन अब 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं पूरे इंडिया में। उसमें से 6 कहां काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में मिशन मोड प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। कितने? 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपी में कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? तो 6 कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन से हैं। एक तो ई डिस्ट्रिक्ट, सारे जिलों की पूर्ण जानकारी। आप देखेंगे कि हर जिले से संबंधित वेबसाइट बन चुकी है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑनलाइन डालिए, आपको उसकी वेबसाइट मिलेगी। तो सभी वेबसाइट को ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी, उसका इतिहास, उसके बारे में हर जानकारी आपको, कि वहां प्रशासन कौन है, पुलिस में कौन है, कौन सा राजस्व विभाग का बंदा है, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट था जिसको त्वरित रूप से कंप्लीट किया जा रहा है। कहां? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका राज्य पोर्टल तथा राज्य सेवा वितरण गेटवे, स्टेट पोर्टल एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन गेटवे। ओके, तो ये वाली चीज भी क्या है आपकी? ये वाली चीज भी क्या है आपकी? मिशन मोड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका ई ट्रेजरी। ई ट्रेजरी का मतलब वही, अब सारी की सारी सैलरी काय में आने लगी है? डायरेक्टली अकाउंट में आने लगी है। पेंशन हो किसी की, या किसी को कोई सब्सिडी देनी हो, वो डायरेक्टली कहां आने लगी है? अब डायरेक्ट अकाउंट में आने लगी है। अब हमको किसी को भी सीधे रूप से चेक या पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो भी एक ई मिशन प्रोजेक्ट है। किसका? मध्य प्रदेश, भारत सरकार का, जो मध्य प्रदेश में कार्यरत है। ई ट्रेजरी, ई ट्रेजरी, निविदा। अब जब जो टेंडर निकलते हैं कि कौन सा काम किसको देना है, वो भी ऑनलाइन होता है। आपको बाहर से यहां आने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने
सरकार को जो भी रेलवे से संबंधित जो कबाड़ा है वो बेचना है, तो उसके लिए उसने टेंडर निकाला। तो आपको दिल्ली से यहां आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन निविदा सूचना निकालेगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको दिल्ली से यहां सामान लेने आना पड़ेगा, उसके बीच में कहीं आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भूमि से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है, राजस्व से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है, उनको ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। कुछ हद तक पूरा हो चुका है, कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मिशन मोड प्रोजेक्ट है। और कमर्शियल टैक्स जो लगाए जाते हैं वो भी अब ऑनलाइन लगाए जाते हैं। तो ये 6 जो है ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ई डिस्ट्रिक्ट, SSDGG, ई ट्रेजरी, ई टेंडरिंग, भूमि रिकॉर्ड और ई कमर्शियल टैक्स आपके मिशन मोड प्रोजेक्ट में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में कार्यरत मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपको अगर ये मालूम है तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे कौन सा मिशन मोड प्रोजेक्ट है और कौन सा नहीं है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये मिशन मोड प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपसे ये पूछेंगे कि मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्लियर। इन 6 मिशन मोड प्रोजेक्ट के साथ 10 डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट और चल रहे हैं। तो आपको ये 10 डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट भी पता होना चाहिए और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कर रही है। ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ जैसे जैसे एमपी टास्क, एमपी टास्क किससे संबंधित है, एमपी टास्क किससे संबंधित है, ट्राइबल अफेयर्स से। तो जनजातीय लोगों से जितनी भी सूचना है वो आपको किस पे मिल जाएगी, एमपी टास्क पे। मनरेगा सॉफ्ट, मनरेगा से संबंधित जो सैलरी अब प्रदाय की जाती है मजदूरों को वो डायरेक्ट उनके खातों में डाल दी जाती है, जिसे क्या बोला है, मनरेगा सॉफ्ट। ई उपार्जन, कौन सा किसान कौन सी फसल में कितना उपार्जन कर रहा है उसकी सारी जानकारी उपलब्ध करा देना, क्या कहला रही है ये, ई उपार्जन। SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, बैतूल से ये चालू हुआ था, बैतूल से चालू हुआ था, कलेक्टर ने वहां के चालू किया था। क्या चालू किया था कि आप SMS के थ्रू कलेक्टर कार्यालय में ये बताएंगे कि जो काम आपको उस दिन के लिए दैनिक जानकारी उस दिन जो प्रदाय किया गया था आपको, क्या आपने वो काम किया है। मान लीजिए किसी स्कूल में आपने बोला है कि आज आपको ये टॉपिक खत्म करना है, तो आपको SMS के माध्यम से ये जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करानी पड़ेगी कि आपने उस दिन वो टॉपिक खत्म किया या नहीं किया, किया तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये सारी जानकारी SMS के माध्यम से बैतूल में शुरू की गई। नेक्स्ट है IRCTC फॉर MP टूरिज्म। जो IRCTC की साइट है उस पे MP टूरिज्म से संबंधित जितनी भी जानकारी उस सबको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। MP फॉर लॉ एंड, MT है ये, MP नहीं, MT मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अब आपने देखा होगा कि कोर्ट भी जो है आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा काफी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इसी प्रकार से कोर्ट भी, लॉ एंड ऑर्डर भी किस पे काम होने लगा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम होने लगा है। तो उसको क्या बोला है, मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है वात्सल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वात्सल्य डिपार्टमेंटल जो प्रोजेक्ट है वो किस जगह कार्यरत है, होशंगाबाद में। वात्सल्य प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ये बच्चों की हेल्थ से संबंधित है, बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित है। वात्सल का मतलब ही होता है बच्चे। वात्सल्य जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों की हेल्थ से संबंधित है। कहां चालू किया गया है, होशंगाबाद में चालू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। पेपरलेस न्यूज सिस्टम कहां चालू किया गया है, ये जनसंपर्क कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय खंडवा से चालू किया गया था। और मजे की बात यह है कि जहां से चालू किया गया था वो तो पेपरलेस हो नहीं पाया, लेकिन बालाघाट का जनसंपर्क कार्यालय जो है वो मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस न्यूज रिलीज सिस्टम बन गया है। ओके, नेक्स्ट है जियो सर्च। मध्य प्रदेश के जितने भी गांव हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी गांव हैं उन सभी को ऑनलाइन फीड कर दिया गया है मैप के रूप में कि कौन सा गांव कहां है। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत छोटे से गांव होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो कहां है, तो वो गूगल मैप पे भी नहीं मिलते। लेकिन मध्य प्रदेश का छोटे से छोटा गांव भी आपको जियो सर्च पर मिल जाएगा। ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंतर्गत इसको रखा गया है। ओके, जियो फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के हर जंगल के बारे में जानकारी, हर जंगल की उपज के बारे में जानकारी आपको किस में मिल जाएगी, जियो फॉरेस्ट। तो ये 10 क्या हैं आपके डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इनमें से कौन से मिशन मेड प्रोजेक्ट हैं, इनमें से कौन से मिशन मेड प्रोजेक्ट नहीं है, कौन से डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है। वात्सल्य किस
जिले से संबंधित है। वात्सल्य में मतलब किससे संबंधित है, तो बच्चों से संबंधित है और होशंगाबाद जिले से संबंधित है। ठीक है, एमपी टास्क किससे संबंधित है, जनजातियों से संबंधित है। जियो सर्च किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश के सभी गांव से संबंधित है। किस विभाग के अंतर्गत आता है, पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। ओके, इस प्रकार के एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां से चालू किया गया था, बैतूल से चालू किया गया था। तो इस चीज से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में गवर्नेंस कौन रहा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आपसे मेंस में, पीएससी मेंस में पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस को, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को, एएमओ वाले अगर चाहे तो इस चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पीएससी वालों से मेंस में ये चीज पूछी जा सकती है कि ई गवर्नेंस को मध्य प्रदेश में किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये 4 चीजें हैं जिनके द्वारा मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को चलाया जा रहा है। पहला है एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी, जिसका 99 में स्थापना हुई थी। दूसरी चीज है ई मिशन टीम। ऐसा पूछा जा सकता है एएमओ वालों से कि ई मिशन टीम क्या है। ठीक है, तो ई मिशन टीम क्या है, मध्य प्रदेश में जो साइबर सिक्योरिटी है, ई मिशन टीम क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी मतलब अब अगर हम किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, अगर हम किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक चीज का खतरा बढ़ गया है और वो है हैकिंग। तो हैकिंग से बचाने के लिए जो कुछ एक्सपर्ट्स हमने मध्य प्रदेश सरकार ने बिठा रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, ई मिशन टीम। और ई मिशन टीम क्या है आपकी, ई मिशन टीम है कुछ बहुत अच्छे साइबर एक्सपर्ट्स की टीम जो मध्य प्रदेश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनकी साइबर सिक्योरिटी करेगी। ओके, सेंटर फॉर एक्सलेंस जो है वो इसी के अंतर्गत चलता है, इसी के अंतर्गत कार्यरत है। एमपीएसएस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश स्टेट स्पेशल डाटा इंफॉर्मेशन, स्पेशल डाटा मतलब जीआईएस के माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से जो जियो सर्च में हुआ है, जियो सर्च में छोटे से छोटा गांव के बारे में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से हमने स्पेशल डाटा उसका पूरा का पूरा फीड कर दिया है जियो सर्च में। ठीक है, तो पूरे गांव, पूरे 52,000 या 54,000 जितने भी पॉपुलेटेड जितने भी गांव हैं, 52,000, उतने पूरे के पूरे गांव हमने इसके थ्रू जियो सर्च में डाल दिए हैं। पंचायती विभाग के अंतर्गत, पंचायती मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें भारत में ई गवर्नेंस का किस प्रकार विकास हुआ, भारत में ई गवर्नेंस का किस प्रकार प्रभाव हुआ। आप जानते ही अभी अपन ने शायद पिछले लेक्चर में ये बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स जब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना होना जरूरी है क्योंकि हमें सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि जोड़ना है तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय बनाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित नीतियां बनाएगा, तभी तो हम चीजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही स्थापना हुई तो सारी चीजों को जब हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना था, एक पूरे नेटवर्क की स्थापना करनी थी, तो 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की स्थापना की गई। ध्यान दें, आपसे एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख के देंगे, लेकिन आप ध्यान रखें ये इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेटिक्स है। ओके, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो इसकी स्थापना गई। इसने क्या किया, केंद्र से सभी जगह को, हर एक जगह को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किया। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यदि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको दी जा रही है, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नोटबंदी हुई थी उस समय जब भाषण दिया था, तब भी आपने अगर देखा हो तो साइड में लिखा था एनआईसी। एनआईसी का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो एक दूसरे को कनेक्ट। आप कोई भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट खोल लें, उसमें जब सबसे नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा पावर्ड बाय एनआईसी। मतलब ये एनआईसी क्या कर रही है, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है, एक नेटवर्क फैला दिया है। काय से, निकनेट, ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है। एनआईसी का क्या मतलब है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। मतलब सैटेलाइट के माध्यम से आपने हर एक राज्य, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले को जोड़ दिया है। कब जोड़ दिया है, 1987 में। ऐसे ही जब डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया था कब, 1990 में, तो उसको क्या बोलने लगे, डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर।
ओके, ये डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये राज्यों को जोड़ दिया कब, 1987 में। डिस्ट्रिक्ट को कब जोड़ दिया, 1990। मतलब 1990 तक आते आते हमने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से के माध्यम से लगभग हर जिले को इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दिया था। ठीक है, तो जब ये सब चीजें जुड़ गई तो सॉफ्टवेयर कंपनी का एक एसोसिएशन बना। सॉफ्टवेयर कंपनी जितनी भी, क्योंकि अब हमें कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ेगी, तो जो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, सबका एक एसोसिएशन बना, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, जिसको क्या बोलते हैं, नेस्कॉम। कब बना था, 1997 में। तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी, 97 में। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1999 में, 1970 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत थी। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट विकास में आने लगा, विकसित होने लगा, तब हमें किसकी जरूरत पड़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, आईटी विभाग और कम्युनिकेशन विभाग को मिलाकर एक मंत्रालय बना दिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, जिसको हमने 2016 में अलग किया और 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री अलग कर दी। क्योंकि जब हमें आईटी करनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें जाना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधन की जरूरत तो पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी साथ में रख दिए और कम्युनिकेशन को अलग कर दिया, दो मंत्रालय बना दिए अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, उसको अलग कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईटी एक्ट लागू हुआ 2000 में, जिसके संदर्भ में सारे के सारे, इसके संदर्भ में जितने भी नीतियां हैं डिजिटल इंडिया से संबंधित या ई गवर्नेंस से संबंधित, सभी में किस चीज को लागू करने की बात की गई है, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट से संबंधित ही बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप आईटी एक्ट की अवहेलना करके फिर आप कोई भी गवर्नेंस का काम करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी की सारी चीजें आईटी एक्ट के अंतर्गत आएंगी। अभी इंडिया में कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 31। 2006 से मिशन मोड परियोजनाएं चालू हुई थी। क्लियर, ठीक है, ये तो हुई आपकी ई गवर्नेंस की बात। अब हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इंडिया में कितने अलग अलग तरीके के पोर्टल चल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो निकाल दिए हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1000-1200 तो होंगे। अलग अलग पोर्टल्स की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 1000-1200 तो होंगे, लेकिन हम 1000-1200 तो नहीं पढ़ सकते। उसमें से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है, वो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, भीम के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, आप भीम यूपीआई आईडी आजकल खूब चला रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। वो कौन सा है आपका पोर्टल, भीम ऐप। ये कस्टमर टू कस्टमर भी हो सकता है, गवर्नमेंट टू कस्टमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है पैसा किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट है सीसीटीएनएस। ठीक है, सीसीटीएनएस एक सॉफ्टवेयर जात किया गया है पुलिस के लिए। पुलिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आपकी नौकरी लगती है तब आपका थाने में एक वेरिफिकेशन होता है कि आपके द्वारा कोई अपराध तो नहीं किया गया। तो पहले जिला स्तर पर होता था ये चीज कि उस जिले में आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया। मान लीजिए आपने दिल्ली में कोई अपराध कर दिया, आपने मध्य प्रदेश में आके नौकरी ले ली, लेकिन इस सीसीटीएनएस के माध्यम से आपका पूरा एक रिकॉर्ड रखा गया है। एक आपराधिक रिकॉर्ड अगर किसी का है तो वो सीसीटीएनएस में फीड है। मतलब आपने अगर दिल्ली में चाहे केरल में, अगर आपने दिल्ली में कोई अपराध किया है तो आपको केरल में भी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सभी सीसीटीएनएस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस में जैसे ही आप डालेंगे उस अपराधी का नाम, तुरंत उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो दिल्ली में भी अपराध किया होगा तो केरल में भी नहीं ले पाएगा। स्वच्छ भारत ऐप के बारे में आप सभी जानते ही हैं। स्वच्छ भारत ऐप में आपको इंदौर कौन सा सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर है, उसने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, कैसे वो काम कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी स्वच्छ भारत ऐप पर मिलेगी। ठीक है, स्वयं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम भी है कि D2H पर लगभग 32 ऐसे चैनल चलते हैं फ्री में, जो कि आपको एजुकेशन से संबंधित हैं और बहुत अच्छी जानकारी उस पर उपलब्ध है। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है,
स्टेट वाइड एरिया फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। यंग एस्पायरिंग माइंड्स मतलब जो नए नए माइंड्स हैं उनके लिए जो एक पॉलिसी चलाई गई है, जो अलग अलग तरह की 32 चैनल में एजुकेशन आपको ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके घर तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है, वो किसके माध्यम से है? स्वयं के माध्यम से। ठीक है, प्रगति के बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, किस प्रकार से सक्रिय तरीके से आप सरकार चला रहे हैं और उनको किस प्रकार से टाइमली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए होगी, क्योंकि हमें टाइम किस में दिया जाता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए ही टाइम दिया जा सकता है कि इतने टाइम में इसको खत्म करना है, और 3 टियर होती है, बात करी थी हमने अभी। तो प्रगति ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर में जितने भी शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनसे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। मेघराज, मेघराज क्या है? जीआई क्लाउड। मतलब क्लाउड क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? क्लाउड किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई भी जानकारी सेव करी तो वो कहां सेव हुई? किसी ना किसी सर्वर में जाकर सेव हुई होगी, उसको ऐसा बोलते हैं कि आज आपने इसको यहां सेव करी, क्या वो जानकारी आप अमेरिका में जान के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है ये जो सर्वर है वो बादल है, आपने यहां सेव किया, निकाल भले ही वहां से लो। तो जो मेमोरी है, इंटरनेट की जो मेमोरी है, एक वास्ट सर्वर का रूप ले चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड। तो ई गवर्नेंस से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसको जिस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रखा गया है उसका नाम क्या रखा है? मेघराज। ओके, मेघ मतलब बादल, क्लियर। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी मंडियां होती हैं जहां गेहूं वगैरह ये सब बिकते हैं, तो वहां पर आपको किसान ये देख सकता है कि कौन सी मंडी में कितना अच्छा भाव मिल रहा है, तो वो उस मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पर जो किसान रह रहा है, मान लीजिए बुरहानपुर का जो किसान है, अगर उसको नागपुर में अच्छा भाव मिल रहा है और बुरहानपुर की मंडी में अच्छा भाव नहीं मिल रहा, तो नागपुर में जाके बेच सकता है वो। ठीक है, वो भाव उसको कहां पे पता चल जाएगा? ई नाम पर। ठीक है, ई सुविधा तो क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की है। ई सुविधा में भोपाल की 5 पंचायतों के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, कौन कौन सी? भोपाल, रायसेन, धार, खंडवा, और एक और कौन सी थी? भोपाल, रायसेन, धार, खंडवा, और एक और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ई सुविधा एमपी की 5 पंचायतों के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई है। ई पाठशाला, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अभी कोरोना काल के दौरान जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया था पढ़ाई करने के लिए, तो वो कौन सी है? ई पाठशाला। ये एम सेसेशन, ये देखिए नाम से ऐसा लग रहा है सेस का मतलब क्या होता है? कर। ठीक है, लेकिन इसका सेस कर से कोई लेने देना नहीं है। ये जो मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम सेसेशन उन लोगों के लिए है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। तंबाकू छोड़ने के लिए एक ऐप बनाई गई है जिसको क्या बोलते हैं? एम सेसेशन। एम का मतलब क्या हो गया? मोबाइल है, वो ई गवर्नेंस ही, लेकिन मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं इसलिए एम सेसेशन हो गया। एम रक्तकोष में क्या होगा? आपको भारत के हर ब्लड बैंक की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है कि कौन से ब्लड बैंक में कौन सा खून उपलब्ध है। कभी कभी ऐसा होता है हमको पता ही नहीं चल पाता कि कहां पर कौन सा खून उपलब्ध है, और उसकी कमी के कारण पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो अब रक्तकोष के माध्यम से आप पूरे इंडिया के कोई भी ब्लड बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हिम्मत ऐप जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई थी, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक हिम्मत ऐप है। उसमें क्या करना है? एक बटन है, डायरेक्टली आप उसको दबाइए और इमरजेंसी बगल का जो पुलिस थाना होगा वहां पर जाकर बच जाएगी और आपकी लोकेशन उन्हें मिल जाएगी। ठीक है, दर्पण पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट साक्षरता अभियान है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। डिजी लॉकर के बारे में ये पता रखना है आपको कि आपको 10 MB का स्टोरेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है। डिजी लॉकर, जिसमें आप अपने सभी कागजात रख सकते हो, एक डिजी लॉकर आपको प्रोवाइड करा है। डिजी मतलब डिजिटल, लॉकर मतलब लॉकर, तो डिजी लॉकर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रखोगे और ये वैलिड है। जैसे मान लीजिए कभी आपको पुलिस ने कहीं पकड़ लिया और आपने अपने डिजी लॉकर में आपके पास सारे
डॉक्यूमेंट थे और वो अगर आप पुलिस को दिखाएंगे तो वो मान्य है। पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती कि नहीं हम ऑनलाइन वाले मान्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिजी लॉकर में रखे हुए हैं तो वो मान्य किए जाएंगे। ओके, फास्टैग के बारे में आप जानते ही हैं। फास्टैग क्या है? जो टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे एक आपको स्कैनर लगाया जाता है। स्कैनर आपका सीसीटीवी वो जो कोड है, बार कोड को स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली पैसे काट लेता है। आपको वहां रुकने की, पैसे देने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फास्टैग, ठीक है, ये क्रॉप से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है कि किस प्रकार क्रॉप कटिंग की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका ये पंचलेखा, पंचलेखा किससे संबंधित है? पंचलेखा आपका पंचायत के अकाउंट से संबंधित है कि पंचायत के अकाउंट में कितना पैसा आया, उसने कितना काम किया, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, गांव में आपको देखना है कि सड़क नहीं बनी है, तो आप पंचलेखा पे जाएंगे, आप देखेंगे क्या सड़क के लिए कोई पैसा पास हुआ है? आपने देखा हाँ 44 लाख रुपए पास हुआ है, तो आप सरपंच से कह सकते हैं सर ये 44 लाख रुपए पास हुआ है, इसका आपने कहां उपयोग किया है? नहीं किया है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ओके, उसके लिए पंचायत के अकाउंट से संबंधित है पंचलेखा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक को आप, जनता को किस प्रकार से जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसकी जानकारी आप कैसे पता कर सकते हो? ईपीडीएमएस से। ओके, एमपी डाटा सेंटर, मध्य प्रदेश का जितना भी सरकारी संपत्ति से रिलेटेड डाटा है उन सबका एक सर्वर बनाया जा रहा है भोपाल में और उनको सभी जिलों से कनेक्ट किया जा रहा है और उसी सेंटर को क्या बोलेंगे? एमपी डाटा सेंटर। ओके, ई दक्ष जो है वो एक कार्यक्रम चलाया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए है ये सिर्फ, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम के। इसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर ये जो इंटरनेट जन पहुंच कार्यक्रम था, डिजिटल इंडिया के जो 9 स्तंभ थे उसमें से जन पहुंच कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत है। इसके माध्यम से हर गांव में या हर पंचायत में एक कॉमन सर्विस है, जन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा जहां पर आपको पूर्णतः इंटरनेट की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जहां से आप सरकार से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सबको कर सकेंगे। जैसे आपको कोई भी जानकारी सरकार से संबंधित चाहिए तो आप जन सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए, सामान्य जन सुविधा केंद्र पर जाइए, वहां से आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एमपी ऑनलाइन, जहां से आप सभी जो फॉर्म है, कोई भी सरकार से संबंधित कोई भी बिल पेमेंट है, ये सारे काम करते हैं, जानकारी मिलती है, वो सब क्या है? एमपी ऑनलाइन। MyGov.in क्या है? MyGov.in क्या है? ये सरकार ने, अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चालू करी थी, राय योजना। राय योजना का मतलब है यानी कोई भी नीति जब सरकार बनाएगी तो वो MyGov.in पे डाल देगी और वहां पर आपसे राय जानेगी कि आपकी इस नीति के लिए क्या राय है। उस राय को अगर उसमें कुछ अच्छा होगा तो उसको कंसीडर करके वो उस नीति में अप्लाई करेगी। तो ये है MyGov.in। तो ये कुछ योजनाएं हैं, कुछ पोर्टल हैं जो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम रखनी है, सभी याद रखने की इसमें आपको कतई आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बताया उतना भी अगर आपको याद रहता है तो आप मान के चलिए आपका 95% डेटा कवर है, क्योंकि 5% या 1% की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कहीं से भी, क्योंकि 1500-1600 हैं उसमें से कुछ भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने ये आपके सामने छांट के दी है, मान के चलिए 95% इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। क्लियर? तो ई गवर्नेंस में बस हमको इतना ही पता करना था कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। मध्य प्रदेश में 6 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं, 10 डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट हैं। कितने प्रकार के ई गवर्नेंस होते हैं? G2C, G2B, G2G, G2E। तो उसके बारे में जितने भी अलग अलग तरीके के पोर्टल्स या एप्स बनी हुई हैं उनके बारे में हमने पता किया, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है ई गवर्नेंस की, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो अलग अलग इंडिया में पोर्टल्स चल रहे हैं उनके बारे में हमने जाना। इससे ज्यादा ई गवर्नेंस में और कुछ हमको पता करने की जरूरत नहीं है। ओके, इनसे ज्यादा अगर आपको लगता है कि कोई ऐप या पोर्टल आपको और मिलता है या नया आता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, उससे ज्यादा आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।